Hello friends, today now topic is the metal ligand bonding in transition metal complex। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द बीएससी स्टूडेंट के लिए भी एंड एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे कि जो मेटल है उसका बॉन्ड बनता है लिगेंड के साथ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई मेटल है उसका लिगेंड के साथ किस प्रकार से बॉन्ड बनता है। और हम मेटल लिगेंड बॉन्ड पढ़ेंगे कौन सी स्टेट के अंदर, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आती है, ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी होती है, जैसे कि जो 21 से लेके और 30 तक, ठीक है, और 39 से लेके 48 तक, और एक थर्ड सीरीज़ भी आती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक हो गए। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज़ करेंगे। और मतलब कोई भी हम मेटल को, ये हमारे पास सभी मेटल कॉम्प्लेक्स है और इनकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी, लिगेंड के साथ, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कोई भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोवाइड करवाता है नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और वो नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल्स जो है वो इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है विद अप्रॉक्सीमेट होता है लिगेंड ऑर्बिटल के। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास मेटल होती है और जो मेटल होती है नंबर ऑफ मतलब किसको, इम्पटी ऑर्बिटल्स को कंटेन करती है। इसके पास ऐसे क्या होते हैं, इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं। तो मान लो जो मेटल है इसके पास 2 इम्पटी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मतलब 2 खाली मतलब जगह है। तो ये कितने लिगेंड को अपने साथ अटैच कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2 लिगेंड को। ठीक है, ऐसे ही मेटल के पास मान लो 4 ऑर्बिटल वैकेंट हो तो ये 4 लिगेंड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर 6 हो तो 6 अट्रैक्ट करेगी। सेम वही प्रोसेस है कि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोवाइड करवाता है नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। मतलब जो नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं ये इक्वल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के और ये कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और अप्रॉक्सीमेट होता है लिगेंड ऑर्बिटल के। फॉर एग्जांपल सेंट्रल मेटल एटम है जिसमें हमारे पास मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको क्या चाहिए, मतलब मेटल के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। तो इस 6 वैकेंट ऑर्बिटल को 6 लिगेंड की जरूरत पड़ती है फॉर बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि हमें पता है कि मेटल की और लिगेंड की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कंटेन करता है। तो जो लिगेंड होता है ये कंटेन करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करता है, कंटेन करता है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारे पास इम्पटी ऑर्बिटल्स होती है मेटल हाइब्रिडाइज की, वो हमें क्या देती है, टू गिव एक न्यू सेट देती है इक्विवेलेंस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, जिसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है सच एज स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। इसमें क्या बताया गया है वो देखो कि हमारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मेटल है, वो मेटल हमें कोई ना कोई एक हाइब्रिडाइज देती है। जैसे कि मान लो sp हाइब्रिडाइज हो गया तो वो हमें पता है कि जब भी sp हाइब्रिडाइज होता है तो उसकी जो शेप बनेगी वो कैसी आएगी, लीनियर होगी। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस में मान लो sp3 हाइब्रिडाइज होती है तो हमारे पास कौन सी शेप होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में कौन सी हाइब्रिडाइज की जरूरत होती है, D2sp3। ठीक है, 6 हाइब्रिडाइज वहाँ पे मतलब 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और D2sp3 हाइब्रिडाइज वहाँ पे होनी चाहिए। तो सेम यही कहता है द इम्पटी ऑर्बिटल होता है मेटल हाइब्रिडाइज का, तो वो हमें क्या देता है, टू गिव न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज देता है जो इक्वल होता है द इम्पटी ऑर्बिटल होती है मेटल हाइब्रिडाइज की, टू गिव एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंस हाइब्रिडाइज होता है ऑर्बिटल का, जिसकी डेफिनेट डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है जैसे कि स्क्वायर प्लेनर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया।
फिर आता है कि जो वैकेंट हाइब्रिडाइज होती है ना मेटल की, हमें पता है कि मेटल जो है वो वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कंटेन करता है, और ये वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है और लिगेंड जो है वो फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल को कंटेन करता है। तो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल और इसकी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करेगी, तो यहाँ पे बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो मतलब ये मेटल है, मेटल के पास यहाँ पे वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए होता है, और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं इनके पास। दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मेटल की लिगेंड की बॉन्ड होगी, यहाँ पे ओवरलैप होगी, ओवरलैप होने के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आता है कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्पेशली एनडी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब जो इनर ऑर्बिटल होती है उसके अंदर, इनर ऑर्बिटल होता है n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर। फिर आता है कि जो डी ऑर्बिटल होती है इसके अंदर इनोल्ड होती है हाइब्रिडेशन। जैसे कि हमें पता है जो डी ऑर्बिटल होता है ये स्प्लिट होती है दो फॉर्म में, T2z एंड EZ के अंदर, बट ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर यहाँ पे बताया गया है कि जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें जो हाइब्रिडेशन होती है वो इनर एंड आउटर हाइब्रिडेशन होती है। अगर हाइब्रिडेशन इनर n-d से, इनर जो हाइब्रिडेशन होती है उसको n-1 डी ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर जो होती है उसको n-d ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर n-1 डी ऑर्बिटल अगर इनर हाइब्रिडेशन होती है तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आउटर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है, मान लो ND हाइब्रिडाइज वाली ऑर्बिटल होती है, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर मेटल के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम काउंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। तो ये यही कहता है कि इफ़ वी नो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एटम मेटल कॉम्प्लेक्स इट पॉसिबल टू प्रेडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है वाइस वर्सा। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। ऑक्टाहेड्रल में मान लो हमें कितनी चाहिए, D2 के अंदर मतलब D2sp3 हाइब्रिडेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बताया गया है कि कितनी नंबर ऑफ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। तो मान लो अगर D2 मतलब D की मतलब D ऑर्बिटल्स के अंदर मान लो 2 D की वैकेंट रह जाती है, तो उनको काउंट करेंगे, S को काउंट करेंगे, और जो बाकी बच गई P की उनको काउंट करेंगे। ऐसे ही इसमें मतलब ऐसे बताया गया है, जिसको हम आगे मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एप्लीकेशन क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन कहती है कि इनर ऑर्बिटल मतलब जो डी ऑर्बिटल होता है, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर इनोल्ड होती है हाइब्रिडेशन में भी इनर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडेशन क्या होती है, इनोल्ड होती है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स इन विच जिसमें n-1 डी ऑर्बिटल होती है, और इस ऑर्बिटल का यूज हम इनर हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल के लिए करते हैं। और अगर n-1 डी ऑर्बिटल होती है तो वहाँ पे मतलब डायामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा और पैरामैग्नेटिज्म कम होगा, मतलब वहाँ पे पेयरिंग ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक जो करेक्टर होंगे वो उसमें डायामैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और सेल हैव टू रिड्यूस पैरामैग्नेटिज्म, वहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है कि जो जिस भी ऑर्बिटल को हम भरेंगे उसको हम लो स्पिन की फॉर्म में भरेंगे, मीन्स जिसके अंदर स्पिन जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटर ऑर्बिटल। क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो हमारे पास हमारी जो ऑर्बिटल होती है वो ND ऑर्बिटल को शो करेगी, और ऐसी ऑर्बिटल जो होगी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाली होगी और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि जनरली, और ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे पेयरिंग कम से कम होगी, मतलब ऑर्बिटल जो भरी जाएंगी ना उनमें क्या होगी, कम से कम पेयरिंग होगी। कम से कम पेयरिंग होगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक करेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर अपने आप को शो करेगा। पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कलर भी अपीयरेंस होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास Fe, कोई Fe सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ मतलब 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ऑक्टाहेड्रल। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हाई स्पिन, जब हम इनकी ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे तो ये हाई स्पिन होगी या फिर ये लो स्पिन होगी। इसको पता कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो Fe को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है आयरन, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 एंड 4s2 है। 4 नेगेटिव के केस में तो यहाँ पे मतलब 4 नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3d6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही जाने होते हैं, तो 3d6 बचेगा। ठीक है, 3d6 बचेगा। तो अब हम इस मतलब ऑर्बिटल के अंदर हम फिलअप करेंगे, तो हमारे पास d ऑर्बिटल होगी। ठीक है, एक s ऑर्बिटल होगी और एक हमारे पास p की ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में। 3 4p की बच गई, एक 4s की बच गई। अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। Fe2 पॉजिटिव आयन के केस में यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। बट यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है साइनाइड, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो ये साइनाइड है ये इस मेटल के ऊपर फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए अगर ये फोर्स करेगा, तो यहाँ पे 3 and 2 5, तो 1 2 3 4 5 and 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनको हमने भरा, तो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल बच गई वो देखना है, मतलब कितनी ऑर्बिटल वैकेंट बच गई है उनको देखना है। तो यहाँ पे कितनी बच गई, 3d में तो ये फिलअप हो गया, 2 d की बच गई है, एक s की बच गई है, और 3 किसकी बच गई है, p की। तो यहाँ पे कितने मतलब स्ट्रक्चर कौन सी बनी है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल ही स्ट्रक्चर क्या हुई है, उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पिन जाएगी, मतलब जो ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, n-1 d ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, और जो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा, और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो D2sp3 हाइब्रिडेशन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही हम बहुत सारे मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स हमें दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा वहाँ पे कि ये बताओ कि ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें हमें उनकी पेयरिंग करवा के देखनी होती है, और उसके साथ जो लिगेंड अटैच होता है मेटल के साथ उसको देखना होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आयरन का कंपाउंड है, उसके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे 3 नेगेटिव मतलब इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। और कॉम्प्लेक्स आयन में Fe जो है आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, 3d नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, Fe3 पॉजिटिव लेंगे, मीन्स यहाँ पे 3d6 4s2 में से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे जो Fe3 पॉजिटिव है, जब इसमें 3 मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। ठीक है, तो अब हमें 3d5 को भरना है, अब हमें Fe3 पॉजिटिव आयन को क्या करना है, फिलअप करना है उसकी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये हो गया 3d का, एक हो गया 4s का, और फिर है 4p का, 3s एंड 4p, सॉरी 4s आएगा। तो अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब Fe3 पॉजिटिव में हम क्या करवाएंगे, आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इनकी पेयरिंग करवाएंगे, आफ्टर पेयरिंग के बाद जब हम इनकी पेयरिंग करवाएंगे, 1 2 3 3 हो गया, 4 एंड 5, ये हो गया 4s, और ये क्या हो गया 4p हो गया। तो यहाँ पे 3d5 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मतलब ऑर्बिटल्स मतलब इम्पटी रह गए हैं, जितने ऑर्बिटल इम्पटी रहेंगे
पिछली एक मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा भी है, जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे वो उसी ज्योमेट्री को शो करेगा। तो D2 S एंड P3, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, और इसमें पेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। साइनाइड है यहाँ पे जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। और यहाँ पे जो है ये कैसा करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक है, बट ये पैरामैग्नेटिक जो है स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है स्लाइटली पैरामैग्नेटिज्म है, स्लाइटली पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर को क्या करेगा, शो करता है। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसने पेयरिंग करवाई यहाँ पे, और पेयरिंग करवाने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ये हल्का सा पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर अपने आप को शो करता है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल बनी, मतलब जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बनी है, जो सेफ आई है, वो D2sp3 आई है। ऐसा ही नेक्स्ट है Fe है, मतलब Fe का एटॉमिक नंबर हमें पता है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो उसका कितना है 26 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2 है। तो अब हमें पता है 3 नेगेटिव है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पे 3d5 बचेगा, ठीक है। जब हम Fe3 पॉजिटिव आयन को मतलब भर के देखेंगे, इसकी ऑर्बिटल में भरेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4s, यहाँ पे क्या होगा 4p3 होगा। तो जब हम 3d5 को इस मतलब ये 3d5 के अंदर मतलब 3d ऑर्बिटल है इसके अंदर भरेंगे, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया है, ठीक है। आफ्टर पेयरिंग, मतलब पेयरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाटर है ये क्या है, इज ए वीक फील्ड लिगेंड। ये हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण ये इस मेटल के ऊपर फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करो। इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम नंबर में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है, अपने आप को पैरामैग्नेटिक अपने आप को शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। और यहाँ पे N-D ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, N-D ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है। और हाइब्रिडेशन, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या बन रही है, देखो इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, बट 3D के अंदर तो इसने कोई स्पेस ही नहीं दिया अपने आप को, तो 4s 4p और आगे हम सरका लेते हैं 4d बन जाएगा। तो यहाँ पे 4s 4p 3 एंड d की कितनी लेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितनी होगी 4d की है, तो हम यहाँ पे लेंगे s p3 और d2, मतलब ये इसमें हाइब्रिडेशन बनेगी। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो क्या बनेगी sp3d2 की बनेगी, ठीक है, sp3d2 की बनेगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक है, इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी, तो इसमें कौन सी ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर बनेगी, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास निकल है, कौन सा कंपाउंड मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स है, निकल है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक अभी यहाँ पे हमने लिया है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो निकल है, इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है 28 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 3d8 4s2 बनेगी। जब यहाँ पे 2 नेगेटिव दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, निकल 2 पॉजिटिव जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3d8 बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3d8 बनेगा। जब इसमें 3d8 मतलब बनेगा तो उस टाइप पे अब हम निकल 2 पॉजिटिव को भर के देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया है, यहाँ पे 4s हो गया है और यहाँ पे 3 हो गया है, तो ये क्या हो गया 3d 4s एंड 4p हो गया है। तो यहाँ पे ये साइनाइड है जो कि क्या है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा पेयरिंग करवाएगा, मतलब फोर्स करेगा इसके ऊपर पेयरिंग करने के लिए। पहले तो हम इसको फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है, ठीक है। अब ये आता है कि जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये इस मेटल के ऊपर फोर्स करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करो। 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 3d8 भर चुका है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल वैकेंट बची है और 4s एंड 4p3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे कितनी है, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो एक डी का, एक एस का और 2 हम किसके लेंगे, पी के लेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 3 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो चुका है। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन बनेगी, DsP2 हाइब्रिडेशन की फॉर्मेशन होगी। अगर ये इस हाइब्रिडेशन की फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडेशन बनेगा तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की क्या होगी, मतलब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये क्या है, n-1 d ऑर्बिटल को शो करता है और ये जो है एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, n-1 d ऑर्बिटल को शो करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये हाईली डायामैग्नेटिक है। ठीक है, हाईली क्या है, ये जो है HIG हाईली, ये क्या है, हाईली डायामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, हाईली डायामैग्नेटिक नेचर का है और इसके अंदर DsP2 हाइब्रिडेशन की फॉर्मेशन हुई है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की क्या हुई है, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारे पास थी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसकी लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर होगा। थैंक यू।